Can you hear me? हाँ ma'am. Hello. Yes Sripriya, can ma'am. you hear me? Yes ma'am, we Hello. can hear you. Acha, okay. So good afternoon to all the participants and welcome to our today's session. And for today's session, Margaret, Sister Margaret is there. And what to say about her? Yeah, as Sripriya said, she's very passionate to do, being in the palliative care. Very loving, compassion, and she puts all her efforts for the patients. She cares for the patients very good. बहुत ही अच्छा से patients को देखभाल करती है. वो मेरा स्टूडेंट रह चुकी है, इसलिए मुझे मालूम है. बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी है, इतना अच्छा से सब लोगों से बात करती है. ठीक है. एंड वो बेसिक्स कोर्स भी खत्म कर दिया, उसके बाद फेलोशिप भी किया था. ओके, सो मार्गरेट, so I'm handing over to the, because you are the speaker, so you have to start. आपको मैंने हैंड ओवर कर रही है एंड आई होप आप लोगों को सबको मार्गरेट का ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा. और जैसे हम लोग हमेशा बताता है, प्लीज आप लोगों को क्वेश्चंस आप लोग चैट बॉक्स में डालो और जो भी डाउट्स और क्लैरिफाई करना प्लीज क्लैरिफाई करो. ठीक है. Okay, then over to Margaret. Thank you, ma'am, for your lovely introduction. I'm very thankful to take this session, and it's a very good pleasure to take this session. And thank you for the opportunity. Shall we start the session? हाँ मैम, स्टार्ट कर सकते हैं. Yes, ma'am. आपको एक्सेस है स्क्रीन शेयरिंग का? Yes, ma'am. Ma'am, host disabled participants screen sharing. मैम एक बार और ट्राई कीजिएगा. मुझे लगता है आप एक बार लॉग आउट हुई थी शायद, इसलिए एक बार और रिफ्रेश करके देखिएगा मैम. दिखाई देता है मैम? हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बस ये स्लाइड शो में डाल देता है. हाँ बिल्कुल, सुपर. Video. सिस्टर मेरी? Yes, ma'am. हाँ. आज हम लोग ओन मैनेजमेंट पार्ट 1 यानी प्रेशर्स और देखेंगे. प्रेशर्स, तो उसमें हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे, तो हम लोग इसमें से डेफिनेशन, उसके कॉजेस, उसके फैक्टर्स, वो किस तरह से होते हैं, मतलब पैथोफिजियोलॉजी, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसके उसे कैसे असेस करना है और उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है, उसके स्टेजेस क्या क्या है और उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और उस जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे किस तरह से कर सकते हैं, और अगर हम लोगों को प्रिवेंट करना हो बेड सोर, तो फिर हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और उसी तरह से घर में उस बेड सोर का कैसे देखभाल कर सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे. आज विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे. तो फिर उसके पहले डेफिनेशन है, source is also called bed sore and decubitus ulcers. They are injuries to underlying tissues resulting from prolonged pressure on the skin that covers of the body such as heels, ankles, hips and tailbone. प्रेशर सोर को और एक बात बोलते हैं कि बेड सोर और डेक्यूबिटस अल्सर. बस बेड सोर का मतलब जो बिस्तर पे लेटने पर होने वाला घाव, उसे कहते हैं बेड सोर. और
कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से जो घाव होते हैं तो उसे कहते हैं डेक्यूबिटस अल्सर। इस ये सब डेक्यूबिटस अल्सर, बेड सोर और प्रेशर सोर ये क्यों होते, किस किस पे होता है? तो हमारे शरीर के जो भी ऊपरी हिस्सा है, मतलब बोन्स को जो भी हिस्सा कवर है, तो उस बोन के ऊपर ऊपरी हिस्से होता है। मतलब रीढ़ की हड्डी के नीचे हो सकता है, या तो फिर एड़ियों पे हो सकता है, पीठ पे होता है, कमर पे हो सकता है। तो ये इसके कारण क्या होते हैं? तो इसके कारण तीन हैं, जो है प्रेशर, फ्रिक्शन और शेयर। फ्रिक्शन और शेयर का मतलब ये है कि जो हिस्सा, बॉडी का जो हिस्सा है, तो वो जब घर्षण होता है किसी हिस्से से जो नाजुक रहता है, जो फ्रेजाइल रहता है, तो उस हिस्से को जब घर्षण होते हैं तो वहां पे ऐसे क्रैक्स पड़ते हैं। तो क्रैक्स पड़ने पर वहां पे घाव होना शुरू होता है, और उसके दोनों सरफेस के अंदरी भाग में घाव होना शुरू होता है। और ये क्यों होता है? जो मॉइस्चर रहता है, जो कंटिन्यूअस पेशेंट यूरिन होती रहती है, स्टूल में रहता है, मोशन में रहता है, तो उन उन लोगों में ज्यादातर हो सकता है। तो उनका रिस्क फैक्टर कौन कौन से पेशेंट्स में हो सकता है? वो है इमोबिलिटी, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और लाइफ लिमिटिंग इलनेस। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में पेशेंट्स को क्या होता है कि वो हमेशा बिस्तर पे लेटे हुए रहते हैं। तो बिस्तर पे लेटे होने के कारण से उनको हिलना नहीं होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है उस इस हिस्से को, और वहां पे बेडसोर होना शुरू होता है। तो लाइफ लिमिटिंग इलनेस जैसे कैंसर है, एंड ऑफ लाइफ का है, तो एंड ऑफ रीनल डिजीजेस जिनमें रहते हैं, तो उन लोगों में होता है। डिक्रीज पेन परसेप्शन, डिक्रीज पेन परसेप्शन मतलब जहाँ पे उन लोगों को समझ में नहीं आता, उनका कॉन्शियस लेवल अच्छी तरह नहीं रहते, जो जो कि सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस लोग रहते हैं। और उनको जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जो रहता है, वो लोगों में ज्यादातर हो सकता है। और जो लोग हैं, जो खाना पीना अच्छी तरह से फुल डाइट नहीं रहता है उनको, तो वो लोगों में हो सकता है। और फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिनमें मोशन और यूरिन की कंट्रोल नहीं रहती है, तो कंटिन्यूअस होती रहती है, और उन लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोगों को कंटिन्यूअस यूरिन और मोशन हो रही है, तो उन लोगों में भी ये रिस्क फैक्टर है। एजिंग स्किन, जो बूढ़े लोग रहते हैं, तो उन लोगों में भी ये रिस्क फैक्टर है कि उनको बेड सोर होने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े कॉमन साइट्स दिए हैं। जब पीठ पे लेटे रहते हैं, तो कौन कौन सा हिस्सा अपने बॉडी सरफेस सरफेस से कनेक्ट होता है, तो उस हिस्से को बेड सोर होने के बहुत सारे चांसेस है। जो पीठ पे लेटे रहते, तो सिर के पीछे, शोल्डर, अपना रीढ़ के नीचे वाला हिस्सा, एड़ियाँ, ये सब आ सकते हैं। वैसे ही एक तरफ लेटे रहते रहने पर, तो जो जो हिस्सा बॉडी सरफेस इस कांटेक्ट से आता है बिस्तर से, तो फिर वो मैंने इस कॉमन साइज इसमें दिया है, पिक्चर में दिखाया है। जब सिटिंग पोजीशन, जब पेशेंट चेयर पे बैठे रहते हैं या व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं, तो जो जो प्रेशर पॉइंट्स है जहाँ पे बेडसोर होने के चांसेस हैं, मैंने यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया है। दूसरा है जो पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में जो बेड का बोनी हिस्सा जो बिस्तर से कनेक्ट होता है, तो वहां पे कंटिन्यूअस बिस्तर से लेटे रहने की वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, तो नमी ज्यादा पैदा होती है। और जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होके वहां पे ऑक्सीजन लेवल, उस को ऑक्सीजन लेवल कम मिलने की वजह से वहां पे टिश्यू परफ्यूजन होता है, और उस एरिया को इस्चेमिक नेक्रोसिस बोलते हैं, जहाँ पे सड़ना शुरू हो जाता है। मतलब वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उस हिस्से लाली पैदा होती है, और वहां पे प्रेशर सोर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और प्रेशर सोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको इस पिक्चर में, जहाँ पे ऊपरी हिस्से से प्रेशर और नीचे से फ्रिक्शन, प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह शेयर होता है, जहाँ से कटना शुरू होता है छोटे छोटे से लाइंस,
तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से इस्चेमिया हो सकता है, और मॉइस्चर की वजह से इस्चेमिया होके वहाँ पे बेड सोर होना शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे, जहाँ से अनयूजुअल चेंजेस ऑफ स्किन कलर। अनयूजुअल स्किन कलर मतलब जहाँ पे लाली पैदा हो सकती है, और अ, उस एरिया शाइनी और ड्राई दिखता है। जब हम लोग हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाने पर वहाँ पे नमी जैसे होते हैं, गर्माहट से जैसे होते हैं, और शेयर के वजह से क्रैक्स ऑन द स्किन, क्रैक्स, छोटे छोटे क्रैक्स जो हम लोगों को दिखाई दे सकता है, और उसकी वजह से स्वेलिंग भी रह सकता है। और दूसरी ये है कि वो अगर बेडसोर आगे बढ़ गया तो वहां पे फाउल स्मेल आना शुरू हो सकता है, या तो फिर पस लाइक ड्रेनिंग, तो पस भी हो सकता है। तो एक पहले से ब्लिस्टर के जैसे होता है, जहां से ब्लिस्टर होने के बाद तो वो फूटने के बाद तो पस जैसे उसमें से आना शुरू होता है, और उसमें से स्टेज 4 या स्टेज 3 या 4 को फाउल स्मेल होना आना शुरुआत होती है। तो हम लोग हर बेड स्टोर की एक पहले असेसमेंट और डॉक्यूमेंटेशन के बिना हम लोग बेड स्टोर केयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि असेसमेंट और डॉक्यूमेंटेशन इतना इम्पोर्टेंट, हर एक का केयर प्लान करने के लिए हम लोगों को इजी होता है। तो फिर ये असेसमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं? तो असेसमेंट और डॉक्यूमेंटेशन स्किन कंडीशन, जब एडमिशन आता है पेशेंट का, तो उस एडमिशन के दौरान हमेशा हम लोगों को पहले विजिट में ही हम लोगों को देखना पड़ता है कि पेशेंट को बेड सोर है क्या नहीं है। क्योंकि कई बार कैसे होता है कि घर से कई पेशेंट को ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बेड सोर लेके ही आ जाते हैं। शुरुआत में ही हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोग को पेशेंट आते ही हम लोग उसका स्किन कंडीशन कैसे है, तो स्किन कैसे है, उसका क्लीन है, ड्राई है, या फिर उसमें छाले है या दरारें है, ये सब देखना इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड इज ब्रेडन स्केल। ये ब्रेडन स्केल जो है एक बेडसोर असेसमेंट स्कोरिंग के लिए ये स्केल है, जहाँ पे तीन चार ऐसे स्केल है, उसमें से एक स्केल है जो ब्रेडन स्केल है, जो 6 क्राइटेरिया देखता है कि पेशेंट के हिसाब से, मतलब पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से हम कौन से रिस्क में बैठता है पेशेंट। मतलब पेशेंट का सेंसरी परसेप्शन कैसे है, समझ में आता है या नहीं आता है पेशेंट को, या तो फिर पेशेंट मॉइस्चर में है, या तो फिर फ्रिक्शन है, घर्षण हो रहा है बेड से, या तो फिर पेशेंट की न्यूट्रिशन अच्छी तरह से नहीं है, पेशेंट मोबाइल है कि नहीं, पेशेंट की एक्टिविटी कैसी है। ये सब ब्रेडन स्केल में 1 to 4 स्केल में हम लोगों को पेशेंट के हिसाब से उसका रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर एक पेशेंट का केयर प्लान अलग रहता है, क्योंकि एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। तो कई बार पेशेंट स्टेज 1 में रहते हैं, तो स्टेज 1 का जो केयर प्लान है वो अलग तरह से रहता है। तो हर एक पेशेंट का अलग अलग तरह से हम लोगों को केयर प्लान करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेजेस ऑफ प्रेशर सोर। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज में है। तो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ पे सिर्फ लाली है पेशेंट का, जो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ एपिडर्मिस का जो लेयर है वहाँ पे सिर्फ लाली है। वहाँ पे कई बार ऐसे गर्माहट सी लग सकती है। तो इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या तो फिर लाइन ऑफ मैनेजमेंट अलग तरह से है। और दूसरी जो बात है, तो स्टेज सेकेंड में दे में भी ब्लिस्टर और शैलो क्रेटर और सुपरफिशियल अल्सर। यहाँ पे पहली स्टेज में जो है एपिडर्मिस लेवल पे था, तो जहाँ पे हम लोग केयर न होने के कारण से स्टेज 2 को बढ़ जाता है, जहाँ पे पेशेंट को स्टेज 2 पे छाले होने की संभावना है। तो एपिडर्मिस पहले लेवल पे, सेकेंड लेवल पे डर्मिस लेवल आ गया, और तीसरी लेवल पे जो है यहाँ पे है
कि एपिडर्मिस क्रॉस हो गया, डर्मिस क्रॉस हो गया, यहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू आ गया, चमड़े के नीचे वाला जो हिस्सा है वो भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। जहाँ पे फर्स्ट लेवल पे केयर नहीं हो गया तो दूसरे लेवल पे हो गया, दूसरे लेवल पे केयर ना होने के कारण से तीसरे लेवल पे आ गया है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फोर्थ लेवल देखते हैं जहाँ की वो स्टेज 4 लेवल है, जहाँ पे बहुत सीरियस इश्यू है। वहाँ पे इसमें मसल्स इन्वॉल्वमेंट है, टेंडॉन्स इन्वॉल्वमेंट है, कई बार इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, जहाँ के मांसपेशियां और स्नायु जो है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो सकती है स्टेज 4 पे, जहाँ पे पूरी तरह से पेशेंट को बेड बाउंड रहना पड़ता है और उसको बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है? तो कॉम्प्लिकेशंस में सेलुलाइटिस हो सकता है, जहाँ पे सेलुलाइटिस के मतलब इन्फेक्शन है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, जहाँ पे स्टेज 4 पे आ गया है तो पेशेंट को बुखार आ सकती है और जॉइंट का इन्फेक्शन हो सकता है। और सेप्सिस मतलब सेप्टिसेमिया में जा सकता है, जहाँ पे पेशेंट को फीवर हो सकता है और पेशेंट को उठना अच्छा नहीं लगता है, वीकनेस हो सकता है। और कई बार कैंसर, मैंने यहाँ पे लिखा है, कई बार ये सब स्टेज बढ़ के भी उसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा पेशेंट में आ सकता है, क्योंकि पेशेंट का जो केयर न होने के वजह से या फिर वो घाव न भरने की वजह से कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं पेशेंट को। तो उसका मैनेजमेंट क्या पार्ट है? मैनेजमेंट के पार्ट मैंने उसमें जनरल मेजर्स लिया है और लोकल मेजर्स भी लिया है, जहाँ पे जनरल मेजर्स में स्टेज 1 और स्टेज 2, जहाँ पे पेशेंट का ये जो बेड सोर है, ये जो घाव है वो रिवर्सिबल है, जहाँ पे जनरल मेजर्स ट्रीट द ट्रीटेबल, जो भी कारण है, जो कारण हम लोग ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। अगर बेड सीधी तरह से नहीं है पेशेंट की, तो बेड हम लोग अच्छी तरह से सिलवटे ना हो, मतलब रिंकल्स ना हो, इसकी कोशिश करेंगे। तो रेड्यूसिंग द प्रेशर, जो भी प्रेशर है, तो अगर पेशेंट को बेड के नीचे तो हार्ड है बेड, तो वो हार्ड बेड निकाल के हम कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं, पेशेंट को कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं, ये कोशिश करेंगे। रिपोजिशनिंग, चेंज ऑफ पोजिशन एवरी 15 मिनट्स इफ ऑन व्हील चेयर। तो जब पेशेंट बेड पे रहते हैं तो हम लोग बेड बाउंड रहता है, लाइफ लिमिटिंग इलनेस रहता है, तो हम पेशेंट बेड से हिल नहीं सकता, तो उस पेशेंट्स को हम लोग एवरी 2 आवरली पोजीशन चेंज करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसे बैठे रहते हैं तो हम लोग जैसे थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो वैसे पेशेंट पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोगों को ये है, जो नर्सेस है, जो केयर गिवर है, तो वो लोग पेशेंट को हेल्प करके एवरी 2 आवरली उनका पोजीशन चेंज करना चाहिए। तो जो लेटे रहते हैं उस पेशेंट को 2 आवरली पोजीशन चेंज करना चाहिए, और जो व्हील चेयर पे है तो उनको एवरी 15 मिनट्स पे पोजीशन चेंज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम लोगों को ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से रखने की कोशिश करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट को कंफर्टेबल रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार पेशेंट को ऐसे दर्द भी हो सकता है जहाँ पे वो बता नहीं सकते, तो वो दर्द भी कम करने की कोशिश करने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। तो हम लोग कंफर्ट डिवाइसेस है, तो कंफर्ट डिवाइसेस यानी कि एयर बेड, वाटर बेड, या तो फिर सिर्फ पिलोज से भी हम लोग पेशेंट को अच्छा पोजीशन दे सकते हैं। अवॉइड रबिंग ऑन वुंड विगोरसली टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। अब जो स्टेज 1 पे है, घाव है, तो फिर अगर उधर वहां पे छाले हुआ होता है, तो फिर उस छाले को हम लोग अगर मतलब जोर से हम लोग अगर उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वहां पे छाले फूट सकते हैं और उसमें से पानी आ सकता है और आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकता है। तो यूज ऑफ इमोलेंट्स, अगर घर पे कुछ नहीं है या तो फिर पेशेंट अगर अफोर्डेबल है, तो फिर उनको इमोलेंट्स और ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल से हम लोग उनको स्किन मॉइस्ट रख सकते हैं। रिंकल फ्री बेड मैंने यहाँ पे मेंशन किया है यहाँ पे। तो पेशेंट को जब भी हम लोग बेड पे डालते हैं तो वो बेड पे सिलटे नहीं रहना चाहिए, रिंकल्स नहीं रहना चाहिए, जो भी है टाइट बेडिंग होना चाहिए, जहाँ पे मल्टीफोल्ड्स नहीं रहना, मल्टीफोल्ड्स नहीं है ये
देखना जरूरी है। कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई। जब जब पेशेंट वॉइड करता है या तो फिर मोशन पास करता है, स्टूल पास करता है, तो फिर बेड वेट हो जाता है, तो झट से हम लोग उस बेड को क्लीन करके, उस पेशेंट का एरिया क्लीन करके, उनको वो एरिया क्लीन और ड्राई रखना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे लोकल मेजर्स लिखा है। तो मेडिकल मेजर्स जो है, तो अगर पेशेंट का वुंड ज्यादा इन्फेक्टेड लग रहा है हम लोगों को, अगर हम लोगों को उसमें से पस आ रहा है, एक्सुडेट्स आ रहे हैं, तो उसमें से इन्फेक्शन रूल आउट करने का हम लोग, इन केस अगर जरूरी है तो फिर स्वैब कल्चर लेके भेज भेज सकते हैं। अगर पेशेंट का इन्फेक्शन है तो सिस्टमिक ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर। तो अवॉइड मॉइस्चर, फ्रिक्शन एंड शेयर। मतलब जब भी पेशेंट मोशन पास करता है, यूरिन पास करता है, तो फिर और ज्यादा खींचना नहीं है पेशेंट को। तो उसका जो प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करना चाहिए। खींच के पेशेंट को उस तरफ लेने के बदले में हम लोग उठा के पेशेंट को एक तरफ टर्न करके ये फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। लोकल ट्रीटमेंट विथ रेगुलर ड्रेसिंग। अगर जनरलाइज्ड मतलब लोकल इसमें है, हम लोगों को ट्रीटेबल है, तो फिर वहाँ पे ऑलिव ऑयल से मॉइस्चराइज करके उस एरिया क्लीन करके, और उस वुंड को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना चाहिए। अगर स्टेज 1 वुंड है तो फिर आगे बढ़ना नहीं है, बढ़ने के लिए हम लोग रोकना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्टेज जो है वो रिवर्सिबल है। तो सर्जिकल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सर्जिकल साइट में जो है, तो अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग्स हम लोग चूज करना चाहिए, जहाँ पे टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द वुंड। जब जब हम लोग वुंड मॉइस्ट रखते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट को आगे जाके इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात है, सर्जिकल इंटरवेंशन कब करना चाहिए? अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 हो। स्टेज 4 को एशकार बोलते हैं, जहाँ पे पूरा नेक्रोसिस हुआ रहता है। तो नेक्रोसिस के कारण पेशेंट को डिब्राइडमेंट की करने की जरूरत है। जहाँ पे डिब्राइडमेंट करते वक्त, तो वो जो स्टेज 4 का नेक्रोसिस स्किन है, वो निकाल के फ्रेश स्किन पैदा किया जाता है, क्योंकि थर्ड या फोर्थ स्टेज में। तो वहाँ पे क्यों डिब्राइडमेंट किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह से रहने के लिए ये जो डिब्राइडमेंट है किया जाता है। तो जनरल मैनेजमेंट जो है उसका, तो हमेशा ऊन को शॉवर करना चाहिए। उसको घिसना नहीं है, या तो फिर जोर से क्लीन नहीं करना चाहिए। अगर जोर से क्लीन लेंगे तो वापस वहां पे कुछ ज्यादा आगे इन्फेक्शन या आगे जाके ब्लीडिंग हो सकता है, जो प्रॉब्लम में बढ़ सकता है। तो शॉवर करने के लिए हम लोग नॉर्मल सलाइन से सिर्फ शॉवर करना है, बेडिंग करना है। तो क्लीन करने के लिए शॉवर करके सिर्फ उसके ऊपर नॉर्मल सलाइन छिड़कना है, जिससे वो पूरा गंदगी निकल निकल जाए। और दूसरी बात है कि माल ओडर का मतलब जो गंदगी गंदी स्मेल आती है, तो वो अगर है, तो फिर उस पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल जो है 100 ml में मिलता है, तो उससे क्लीन करना चाहिए, मतलब शावर करना चाहिए। क्योंकि माल ओडर मेट्रोनिडाजोल से बहुत मेट्रोनिडाजोल बहुत इफेक्टिव है ये माल ओडर के लिए। क्लीनिंग ऑफ द वुंड शुड बी फ्रॉम द क्लीन टू अनक्लीन एरिया। जहाँ पे क्लीन एरिया है, तो वहाँ क्लीन एरिया से अनक्लीन एरिया को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन रेट कम कर सकते हैं। अगर अनक्लीन एरिया से क्लीन एरिया को हम लोग अगर क्लीन करेंगे, तो अनक्लीन जो है, जो इन्फेक्टेड पार्ट है, तो क्लीन एरिया को इन्फेक्ट कर सकती है। इसलिए हम लोग क्लीन एरिया टू अनक्लीन एरिया हम लोग करना चाहिए। अगर पेन है पेशेंट को, तो एप्लीकेशन ऑफ xylocaine jelly with metronidazole powder can be useful for pain. Also, pain medication such as prior dressing should be given, um, and intervention like debridement for necrotic tissue.
अगर पेशेंट को दर्द है, जब जब भी हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग करने से आधे घंटे पहले हम लोग उनको पेन मेडिसिन कम हो सकता है पेशेंट को। जब हम लोग पेशेंट को ड्रेसिंग के लिए लेते हैं, तब जो पेन का जो इंटेंसिटी रहता है, जो पेन का वो जो उनको पेन दर्द होती रहती है, तो वो दर्द कम हो सकती है अगर आधे घंटे पहले हम लोग पेन को पेन मेडिसिन दें। अब जब भी पेन है, जब ऊन जो है उनको अब हम लोग मेट्रोनिडाजोल से क्लीन किया है, तो फिर जाइलोके मेट्रोनिडाजोल पाउडर जो टैबलेट्स रहते हैं वो क्रश करके उसको सीव करके उसमें जाइलोकिन जेली और मेट्रोनिडाजोल अगर लगाएंगे ऊन पे, तो ये बहुत इफेक्टिव है और ये जो है पेन भी कम कर सकती है। अगर कई बार पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग जब होता है तो उसी में ही मेट्रोनिडाजोल जाइलोकिन, इसी में ही ट्रांजेमिक एसिड टैबलेट जो है वो पाउडर करके उसमें मिक्स करके लगाने के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बैगेज रहता है, तो आगे जाके आपको स्टे वुंड मैनेजमेंट पार्ट है जिसमें आगे जाके सिस्टर आपको वुंड मैनेजमेंट में मैगेज ले लेंगे। तो मैं इसमें सिर्फ जनरली आप बताऊंगी कि इसमें टर्पेंटाइन ड्रेसिंग बहुत यूजफुल हो सकता है। टर्पेंटाइन का गॉज जो है पेशेंट के वुंड नजदीक अगर रखेंगे, तो वो उस स्मेल की वजह से वो मैगेट्स पूरी तरह से निकल सकते हैं और पेशेंट मैगेट्स फ्री रह सकता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स में मैंने लिखा है कि बहुत सारे ड्रेसिंग्स है कि पेशेंट को बहुत यूज हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे ड्रेसिंग्स देखे हैं जहाँ पे बीसोर ऑयल यहाँ पे है लिया है, यहाँ पे आपको दिखा होगा बीसोर ऑयल। तो ये जो है बहुत ग्रेड 2 और 3 उनमें बहुत यूजफुल होता है, जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बात, मेगा हील ऑइंटमेंट इज आल्सो यूज्ड फॉर वुंड ड्रेसिंग। तो यहाँ पे ये जो है कोलॉइड ड्रेसिंग है, तो ये कोलॉइडल ड्रेसिंग बहुत ही यूजफुल है, लेकिन जो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है ये वो लोगों के लिए ही यूजफुल है। तो पैलिएटिव पेशेंट्स जो अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, तो उन लोगों को ये बहुत ही महंगा साबित होता है। तो इसलिए हम जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं वही हम लोग उनको पेशेंट को देने की कोशिश करते हैं। तो फोम ड्रेसिंग्स भी वही वही मैंने बताया कि फोम ड्रेसिंग्स भी पेशेंट अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है, जहाँ पे मार्केट में बहुत सारे फोम ड्रेसिंग्स अवेलेबल है जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 वुंड्स में बहुत यूजफुल है। और एक बात है कि पैकिंग ऑफ नॉर्मल सलाइन इन वुंड्स, डीप वुंड्स, अगर सबक्यूटेनियस तक अगर फैला है तो नॉर्मल सलाइन गॉज जो है, तो नॉर्मल सलाइन में वेट करके वो डीप वुंड्स में रहे हम लोग, वो भी ड्रेसिंग इफेक्टिव है। सिल्वर फोम ड्रेसिंग्स इन ग्रेड 4 क्लिनिकली इन्फेक्टेड और हेविली कोलोनाइज्ड, जो ज्यादा इन्फेक्टेड है तो सिल्वर फोम ड्रेसिंग्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत, मैंने अर्लियर भी बोला आपको कि मार्केट में भी बहुत सारे ये एल्गिनेट ड्रेसिंग्स, हाइड्रोकोलोइडल ड्रेसिंग्स, ये बहुत सारे ड्रेसिंग्स अवेलेबल है, बट ये बहुत ही महंगा है, जो पैलिएटिव पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अदर होम रेमेडीज में जो है तो एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल ये जो एलोवेरा है तो पूरा उसके ऊपरी हिस्सा कट करके, तो अंदर का जो हिस्सा है, जो गर है, तो उसको पूरा स्क्रैप करके वो जो घाव है, घाव के ऊपर लगा के हम लोग उसका बर्निंग सेंसेशन और जो ईचिंग है वो कम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे देखा गया कि टर्मरिक बहुत यूजफुल है। इट्स एन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, it prevents infection caused by flus, it reduces pain and provides relief instantly।
टर्मरिक जो है वो एंटीबायोटिक की भी एक्शन करता है, और जो ब्लीडिंग होता है हिमोलाइटिक एजेंट के जैसे ब्लीडिंग भी स्टॉप कर सकता है, और ये इचिंग ये जो है पेन वगैरह जो है वो कम कर सकता है। कई बार शुगर और हनी का भी बहुत स्टडीज हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत स्टडीज है इसके ऊपर, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की है कि शुगर और हनी का जो ड्रेसिंग है, शुगर एंड टेबलस्पून ऑफ honey, and this is applied on the soap, and bandaging is done for uh, faster healing. तो ये जो है जो जल्दी सिस्टर मेरी healing और soothing effect है करके मैंने देखा है, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की। यस मैम। सॉरी टू डिस्टर्ब, वो थोड़े आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, ब्रेकिंग, पता नहीं खाली हमें आ रही थी कि और को भी। थोड़ा अपना हेडसेट अगर चेक करेंगे तो। या अभी ठीक है, मेरी अभी तो ठीक है, आवाज बीच बीच में आ रही थी शायद। ओके ओके। अभी ठीक इट है। इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, सो आई हो थिंक अच्छा, द शायद इसलिए। हाँ नेटवर्क। हाँ। सॉरी। सो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, जो नो लिक्विड बेटाडिन एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड शुड बी फॉर बेड सोर, क्योंकि ये डैमेज कर सकता है स्किन को, और हम लोग बेटाडिन और हाइड्रोजन लगाते हैं स्किन पे, तो ये बहुत इरिटेबल है, ये बहुत बर्निंग सेशन करती है स्किन पे। टैल्कम पाउडर भी यूज नहीं करना है, क्योंकि स्किन को ये ड्राई करके और बेड सोर को प्रोन होता है पेशेंट। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर्स, तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे स्किन केयर। स्किन केयर कैसे कर सकते हैं? तो चेंज ऑफ पोजीशन, एवरी 2 आवरली पेशेंट का पोजीशन चेंज करना है। डेली स्किन एग्जामिनेशन फॉर प्रेशर सोर, हर दिन हम लोग ये देखने की कोशिश करना है कि पेशेंट को बेड सोर है क्या, क्योंकि वहाँ पे लाली है या क्या, या तो फिर यहाँ पे वहाँ पे छाले आए हैं, या तो फिर वहाँ है, ये सब देखते हैं। चेंज लिनन एज सुन एज दे बिकम वेट। तो बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट वेट में ही सोए रहते हैं, मुंह रहता है, स्टूल पास किया हुआ रहता है, या तो फिर उनको कुछ ऊँट रहे तो वो उसका जो ऊजिंग है, एक्सुडेट्स है, उसी में रहता है, तो फिर उस लिनन को हम लोग झट से क्लीन करना चाहिए। अगर डाइपर में तो डाइपर उनको क्लीन करके दूसरी डाइपर डाल के वो स्किन ड्राई रखना है, बैक केयर देके। क्लेंस द स्किन फॉलोइंग एपिसोड्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस है, तो फिर जब अगर अर्लियर मैंने बताया कि अगर यूरिन पास किया होता है तो वो सब अच्छी तरह से क्लीन करके हम लोग ड्राई करके और वापस उसको ऑलिव ऑयल या तो फिर कोकोनट ऑयल से मसाज करके, क्योंकि ये ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल जब भी हम लोग मसाज करते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, और ये बेड सोर प्रिवेंशन में बहुत यूजफुल है। यूज ऑफ absorbent pads, bedpan and urinary drainage system if excess moisture, perspiration और urinary incontinence। तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है absorbent pads, मतलब डाइपर्स, या तो फिर यूरिनरी मतलब अगर मेल पेशेंट हो तो कॉन्डम कैथेटर मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग कॉन्डम कैथेटर अगर पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो वो यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग मॉइस्चर अवॉइड कर सकते हैं। तो उसी तरह से मॉइस्चराइजर्स, application of moisturizers helps in prevention of bed sores. Protecting the wound with medicated gauze or other special dressings, मैंने अर्लियर आपको बताया कि फोम ड्रेसिंग्स और जो मेडिकेटेड ड्रेसिंग्स है, अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो वो लगा सकते हैं, या तो फिर सिंपल हम लोग बैंडेजिंग कर सकते हैं जहाँ पे पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। मेट्रोजिल, ज़ाइलोकेन जेली, ट्रांजेमिक एसिड, अगर ब्लीडिंग है तो ये इस तरह से हम लोग पेशेंट को क्लीन रख सकते हैं। कीपिंग द वुंड क्लीन। अगर पेशेंट्स को नाखून ज्यादा है, तो बड़े बड़े नाखून है, तो वो नाखून की वजह से भी अगर पेशेंट को खुजली हो रही है तो वो नाखून से पेशेंट को इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस है, तो अगर नाखून है तो नाखून कट करने की जरूरत है। उसी तरह से न्यूट्रिशन, तो इंश्योरिंग गुड न्यूट्रिशन, अगर पेशेंट माल नरिश्ड है तो उनको डाइट, अच्छी डाइट की इम्पोर्टेंट है, तो हाई प्रोटीन डाइट और
फाइबर रिच फूड देना इम्पोर्टेंट है। अगर पेशेंट अंडा ले सकता है तो फिर हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन जिसमें ज्यादा है तो वो सब प्रोटीन का हम उनको डाइट प्लान करके उस हिसाब से न्यूट्रिशन देने की वजह से वो उन मैनेजमेंट में भी यूजफुल बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। ओरल फ्लूइड्स अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर रीनल इश्यू है पेशेंट को, अगर कार्डियक इश्यू है तो उनको उन लोगों को फ्लूइड लेना कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। तो उस वक्त हम लोगों को उनका डाइट प्लान अच्छी तरह से करना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज मैंने थर्ड पॉइंट डाला है, जहाँ पे पेशेंट अगर एम्बुलेटरी है तो पेशेंट को एम्बुलेशन बेड पे, अगर बेड पे है तो पैर नीचे नीचे लेके थोड़ी देर बैठने की कोशिश करेंगे। अगर देर पे है तो थोड़ा सा घुमा के एक तरफ या तो फिर दूसरे पे शिफ्ट करके हम लोग पेशेंट को रख सकते हैं। सिंपल रेंज मोशन एक्सरसाइज फॉर दोज confined टू बेड टू प्रिवेंट एट्रोफी, डीवीटी एंड कॉन्ट्रैक्चर। अगर बेड बाउंड है पेशेंट तो ऐसे ही कंटिन्यूअस रहेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा फिजियोथेरेपी के हेल्प से या तो हम लोगों को जो एक्सरसाइज मालूम है तो वो एक्सरसाइज से पेशेंट को बहुत अच्छा यूजफुल हो सके। यूज प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन सरफेस, तो मार्केट में एयर बेड, वाटर बेड, एयर कुशन, एयर रिंग्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे पेशेंट का जो प्रेशर है तो एयर बेड की वजह से तो प्रेशर जो एयर है तो थोड़ी देर तक वो नीचे जाती है, वापस एयर डिस्ट्रीब्यूट होती है, हवा भी है तो कम हो जाती है, जहाँ पे पेशेंट को जब जो भी प्रेशर एरियाज है वहाँ पे उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से रख सकते हैं। रेड्यूस एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन, जो हम लोग पेशेंट को टर्न करते हैं तो फ्रिक्शन और प्रेशर कम करना चाहिए, जो खींचना नहीं चाहिए, और बेडशीट जो है वो अच्छी तरह से टक करने की जरूरत है। चेंज लाइफस्टाइल, अगर पेशेंट स्मोकिंग करता हो तो क्विट द स्मोकिंग। तो यहाँ पे दिखा है कि पिलोज है, एयर बेड है, एयर रिंग्स मतलब एयर कुशन है, तो एयर वाटर बेड जो भी है, यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो है ये पूरे कंफर्ट डिवाइसेस है। अगर हम लोग पेशेंट को एक तरफ टर्न करना चाहें तो फिर पिलोज के हेल्प से हम लोग पेशेंट को एक तरफ टर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे एयर बेड है तो यहाँ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे बेड शोर प्रिवेंट करने के लिए बहुत यूजफुल है। यहाँ पे एयर कुशन है, अगर पेशेंट के बटक्स को बेड शोर है तो ये जो एयर कुशन है उसको एक कपड़ा, कॉटन से कपड़ा रैप करके हम लोग पेशेंट को देंगे तो ये वेंटिलेशन, पेशेंट को जहाँ पे भी बेड शोर है तो वहाँ वेंटिलेशन हो सकता है और हीलिंग प्रोसेस में बहुत यूजफुल है। तो मैंने यहाँ पे घर पे जाने के बाद पेशेंट को घर पे होम केयर में क्या सिखाना चाहिए पेशेंट को। तो पेशेंट बहुत सारे पेशेंट है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों को हम लोग ये बता सकते हैं कि घर पे कॉटन का कपड़ा लेता है तो जो लुंगी रहती है या तो फिर कॉटन साड़ी रहती है तो वो सब कॉटन जो कपड़ा है जो कट के वो हम लोग पेशेंट को डायपर की तरह से यूज कर सकते हैं। और अगर मोशन किया होगा तो फिर हम लोग बहुत सारे पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते कि गॉस पैड लाना, तो फिर ये जो है कॉट कपड़ा जो कट करके वो वार्म वाटर में या तो फिर मॉइस्ट करके उस एरिया को क्लीन करके हम लोग वापस डिस्कार्ड कर सकते। न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट बेड बाउंड, पेशेंट सोया हुआ है, पेशेंट का सॉइलिंग बहुत हो रहा है या तो फिर एक्सुडेट्स है, फर्स्ट ड्रेनिंग है, तो फिर पहले पेशेंट को नीचे एक न्यूज़पेपर डाल के रख के फिर पेशेंट को जो भी ड्रेसिंग है करके डायपर या फिर लंगोटी की जैसे बांध दे, तो फिर ये न्यूज़पेपर का जो कैरेक्टरिस्टिक है तो ये मार एब्जॉर्ब करता है, उसमें जो पेपर में काला काला जो लिखा रहता है मार्क, ये इंक रहता है, तो उससे जो माल ऑर्डर है वो एब्जॉर्ब करने के प्रॉपर्टीज बहुत है उसको।
और जो घर पे जाने के बाद ड्रेसिंग मटेरियल कैसे कर सकते हैं, तो ऑटोक्लेव हम लोग कैसे करते हैं, तो ड्रेसिंग मटेरियल जो हम लोग कॉटन के कपड़े जो कट किया है, तो छोटा सा कुकर या इडली के वेसल में रख के हम लोग इसको प्रेशर कुकर में रख के हम लोग डायरेक्टली इसको विजिल दे सकते हैं, या तो फिर स्टराइल कर सकते हैं, जिससे ये जो विजिल करने के बाद ये टोटली स्टेराइल हो जाता है, और ये जो स्टेराइल हुआ है तो वो 24 आवर्स के अंदर यूज कर सकते हैं हम लोग। और हम लोग हॉस्पिटल में जब पेशेंट रहते हो तो नॉर्मल सलाइन से ये जो वुंड है क्लीन करते हैं। तो घर पे जाने के बाद अगर नॉर्मल सलाइन नहीं है उनके पास, तो सलाइन कैसे बना सकते हैं, तो एक गिलास पानी लेके एक पिंच सॉल्ट डाल के तो 20 मिनट्स बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद वो कूल होने के बाद तो वो एज अ नॉर्मल सलाइन वुंड क्लीनिंग में यूजफुल, बहुत अच्छा यूजफुल है। सो मेरा यहाँ पे टेक होम मैसेज है कि अर्ली डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। अगर पेशेंट को बेड सोर है तो यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसा है कि नर्सिंग का प्रॉब्लम है, जहाँ पे यहाँ पे हम लोग नर्सिंग के लोग जहाँ पे कम पढ़ रहे हैं। पेशेंट को बेड सोर है मतलब नर्सेस को ये बहुत बुरा पॉइंट आउट है कि ये नर्सिंग केयर ना होने की वजह से पेशेंट को बेड सोर हुआ है। तो bed sore is preventable by early diagnosis and good skin care. So bed sore can be treated at home. मतलब फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज हो तो ये बहुत रिवर्सिबल है और ये ट्रीटेबल है, और इससे हम लोग पेशेंट की क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट नॉट बट लीस्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर मेरी। थैंक यू तो मैम। अभी प्लेटफॉर्म ओपन है, आप में से जिनको भी कोई भी डाउट हो या फिर कुछ फीडबैक देना हो या फिर कुछ इनपुट देना हो, या तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। यस मैम। यस यस। और जो बेडसोर गेट फोर में आपने बोला है, जो उसमें जो वो करता है डिब्राइडमेंट होता है ना, हाँ। सर्जिकल डिब्राइडमेंट होता है, तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट के बाद इसमें क्या अप्लाई करना चाहिए हमें, मतलब ड्राई होने के लिए बेडसोर को? सर्जिकल डिब्राइडमेंट होने के बाद पहली बात ये है कि हम लोगों को पहले इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, तो पहले वुंड क्लीन रखना चाहिए। और मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है कि बिसोर ऑयल और मेगा हील ऑइंटमेंट, मेट्रोजिल ऑइंटमेंट, और ये सब आप पेशेंट को लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन देख के आप यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन और अफोर्डेबिलिटी। ओके मैम। मैम और शोभा भारद्वाज जानती है ऑटोक्लेव के बारे में, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट किया उन्होंने। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जो हम लोग कुकर जो रहता है, कुकर के नीचे वाला जो जाली रहती है, वो जाली रख के जो कुकर का वेसल, अंदर वाला वेसल रहता है, तो उस वेसल में हम लोग ये कट पीसेस, क्लॉथ के पीसेस रख के हम लोगों को ये ऑटोक्लेव करना है। आई थिंक आई हैव पुट इन माय स्लाइड्स। Am I right, ma'am? Stella, ma'am? स्टेला मैम एक्चुअली बाहर कहीं फंसी हुई है थोड़ी काम पे, तो मुझे लगता है पता नहीं वो अनम्यूट कर पाएंगी कि नहीं। अच्छा। आ, मैम आगे शोभा मैम, लगता है आपका क्वेरी आंसर है। अगर कुछ और है तो आप अनम्यूट कर भी सकती हैं या फिर चैट में भी डाल सकती हैं।
प्रिया रंजन कुमार जानना चाहते हैं कि वूंड से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको कैसे मैनेजमेंट करें। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रांजेनिक एसिड टैबलेट पॉज जो रहता है, ट्रांजेनिक एसिड टैबलेट, तो वो क्रश करके उसका जो पाउडर है, तो वो पाउडर डायरेक्ट आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग बहुत अच्छी तरह से मैनेज होता है। मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुकर कहने का मतलब जो कुकिंग वाला नॉर्मल कुकर है उसमें, वो मुझे नहीं समझ नॉर्मल में। कुकर, यस यस मैम, नॉर्मल कुकर जो है ना अपना घर का, तो उस हाँ कुकर में वो लोग ऑटोक्लेव कर सकते हैं, या तो फिर इडली का जो स्टैंड रहता है हमारे घर पे, हाँ तो हाँ वो हाँ। भी यूजफुल है, बहुत अच्छी तरह से यूजफुल है मैडम। ओके मैम, थैंक यू। किसी और को कुछ डाउट्स या फिर कुछ फीडबैक? मैम, हेलो मैम। हाँ बोलिए। यस मैम। और एक पूछना था मैम, वो पानी जो लिक्विड जो ओवन से सोकेज होता है ना, तो सोकेज को कैसे प्रिवेंट करें? जो लिक्विड जो गॉस चीज भी रखने से ना बार बार शॉक हो जाता है ड्रेसिंग। यस मैम, वो जब होता है तो हमारे पास जो गैमजी पैड रहते हैं, तो बड़ा सा, हम लोग जो नॉर्मल पैड्स करते हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा सा गैमजी पैड रख सकते हैं, या तो फिर अगर ऐसे कई बार ऐसे किया जाता है कि बच्चों का जो डायपर रहता है, कैन आई, एम आई ऑडिबल? यस हाँ मैम। या बच्चों का जो डायपर रहता है, वो डायपर भी उस ऊन पे लगाने के बाद वो बहुत अच्छा यूजफुल है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने यहाँ पे बहुत बार देखा है कि स्टे फ्री जो रहता है, स्टे फ्री भी वो ऊन के ऊपर लगाने के बाद वो पूरा मॉइस्चर जो है, एक्सुडेट जो है, वो एब्जॉर्ब होती है। तो उसमें पाउडर नहीं डालना है ना मैम? क्लोटिमाजोल जैसे पाउडर डाल नहीं सकता है हम लोग ना? हम लोग पहले जब ड्रेसिंग करते हैं तो नॉर्मल सलाइन से क्लीन करते हैं। नॉर्मल सलाइन से क्लीन करने के बाद अगर आपको जो भी एप्लीकेशन करना है वो ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो भी आप पैड्स रखते हैं, तो वो पैड रखने के जो नॉर्मल पैड्स है, वो नॉर्मल पैड्स रखने के बाद आप या तो फिर ये रख सकते हैं, डायपर लगा सकते हैं बच्चों का, कट करके उस एंगल से, मतलब उस ऊन के हिसाब से आप लगा सकते हैं, या तो फिर आप स्टे फ्री भी लगा सकते हैं। और अगर पेशेंट को ज्यादा माल ऑर्डर है, अगर स्मेल आ रही है उस उनमें से, तो सिंपल है कि आप मेट्रोनिडाजोल लिक्विड 100 ml जो है, उस बॉटल को कट करके पूरा एक बोल में लेके, तो वो ऊन पे क्लीन करना है, जिससे स्मेल कम होती है। स्मेल कम होने की वजह से इन्फेक्शन का रेट कम होता है। तो फिर आप वो क्लीन करने के बाद थोड़ा ड्राई कीजिए, मतलब जो थोड़ा सा प्रेस करके थोड़ा सा ड्राई कीजिए, टैप करके। तो टैप करने के बाद आप अगर पेशेंट को पेन है तो जाइलम जेली, मेट्रोनिडाजोल जो पाउडर है, वो पाउडर क्रश करके दोनों मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर ब्लीडिंग है तो टैबलेट ट्रांजेनिक एसिड मिक्स करके आप पूरा लग के आप पैडिंग कर सकते हैं। ड्रेसिंग पूरा कंप्लीट हो जाए। और तो नीचे अगर पेशेंट सो रहा है, लेटा है, तो लेटते वक्त पेशेंट को नीचे से आप न्यूज़पेपर रख दीजिए, जहाँ पे माल ऑर्डर एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा है जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब करता है, और जो नीचे वाला लिनन है वो गंदा नहीं होता है। तो मैम ओवन को ओपन रखना है क्या, खुला रखना है क्या, उन हवा लगने नहीं के नहीं लिए? नहीं 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 नहीं, ओपन अगर एक्सुडेट है तो उनको ओपन नहीं रखना है, क्योंकि एक्सुडेट्स अगर है तो वहां पे मक्खियां बैठ सकती है अगर हम लोग ओपन रखेंगे। अगर मक्खियां बैठेंगे तो उसमें इंफेक्शन देके, अंडे देके उसमें मैगेट्स हो सकता है, जो पेशेंट को वापस प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो बेस्ट वे ये है कि हम लोग हमेशा उनको कवर ही रखना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम ब्लीडिंग वाले उंड में क्या बुट्रोकोलॉट यूज कर सकते हैं?
या बुट्रोक्लॉट यूज कर सकते हैं। बुट्रोक्लॉट पहले थोड़ा सा ड्रॉप्स ऐड करके उस ब्लीडिंग को ये कर सकते हैं, प्रेस स्टॉप कर सकते हैं। और प्रेशर इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लीडिंग है तो बुट्रोक्लॉट डाल के थोड़ा सा प्रेशर करो, ओके मैम। प्रेशर करो। प्रेशर करने के बाद आप थोड़ी देर के बाद देख के आप ये कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। किसी और को कुछ अगर बोलना है? और एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जब भी पेशेंट को शोभा मैम ने पूछा जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है, तो जब ब्लीडिंग होती है तो आप प्रेशर करके आप ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन उस स्किन जो है मॉइस्ट, अगर ड्रेसिंग ड्राई ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वापस ब्लीडिंग होने के चांसेस है। तो फिर आप उस टाइम पे वैसलीन गॉज जो रहता है, बैक्टीगॉज, ये जो है बैक्टीगॉज लगा सकते हैं पेशेंट को। दिख रहा है? हेलो मैम। बैक्टीगॉज। मैम एक्चुअली आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। क्या मेरा स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा मैम। हेलो मैम। हेलो मैम एक बार यस यस। मेरी मैम मैं एक बार आप स्क्रीन शेयर करके देखेंगे तो। हाँ, अभी दिख रहा है। एक्चुअली मेरे हाथ में है ये बैक्टीगॉज करके, जो वैसलीन का जो गॉज है ना। मैम हमें अभी ये लास्ट वाला स्लाइड दिख रहा है, थैंक यू वाला स्लाइड। थैंक यू का स्लाइड दिख रहा है ना? हाँ। 1 सेकेंड ना। यहाँ पे दिख रहा है मेरे वीडियो में। नो मैम। मोबाइल तो मैं आपको बता दूंगी कि ये क्लोरहेक्सिडिन का गॉज ड्रेसिंग है, मतलब बैक्टीगॉज करके। तो ये बैक्टीगॉज जो है ये सिंपल वैसलीन गॉज है, जो कट करना है। जो गॉज हमारा सप्लाई में मिलता है, जो गॉज, तो वो गॉज जो है, 1 सेकेंड, जो गॉज जो है उसको वैसलीन लगाना है, ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव करने के बाद वो गॉज ऊन पे रखने की वजह से ऊन मॉइस्ट रहता है और ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। मैम उसके जगह पे जेलो नेट भी तो रख सकते हैं। सॉरी मैम। जेलो नेट एक आता है मैम, उसको रख सकते हेलो। हैं क्या? क्या नाम है बोला आपने? जेलो नेट मैम, जेलो नेट। क्या नाम है मैम? सॉरी। जेलो नेट। मेरी सुना है मैम। उसमें क्या कंटेंट है मैम? कंटेंट क्या है वो? जब भी हम लोग यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, पहले ये देखना चाहिए कि पेशेंट अफोर्डेबल है कि नहीं है। तो जो भी अफोर्ड कर सकते हैं पेशेंट, क्योंकि पैलेटिव के जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वही हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे यूज करना है और पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है। हेलो मैम। हेलो हेलो यस मैम। यस जब यस, आई ना कैन हियर यू। यस मैम, आई कैन हियर यू। जब जो पेशेंट ना बटक हेलो। में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है, राइट साइड में भी होता है बैठो,
तब तो कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, हाँ। कैसे कितना आवर्स तक मतलब ऑल्टरनेटिव चेंजिंग करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब बटक में भी हो रहा है, लेफ्ट साइड में भी एवरी है, 2 राइट साइड में भी है। हेलो। या बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि दोनों साइड के बटक्स को बेड सोर रहता है। एक्सेप्टेबल है कि हर 2 घंटे में ये दोनों की पोजीशन चेंज करना इम्पोर्टेंट है। उस एरिया को ब्लड सर्कुलेशन इम्पोर्टेंट है और वेंटिलेशन इम्पोर्टेंट है, तो फिर हम लोगों को हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना है। अगर हम लोगों को ये एयर रिंग मिल सकता है तो एयर रिंग से पोजीशन चेंज कर पोजीशन कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं पेशेंट को। और दूसरी बात यह है कि पिलोज पिलोज बहुत इफेक्टिव है, पिलोज रख सकते हैं पेशेंट को। पैराफिन पिलो ड्रेसिंग, नहीं होगा लिक्विड क्या? पैराफिन, लिक्विड पैराफिन आई हैव, सॉरी मैम। पिलो पिलो रखने से, अगर रखने से तो स्ट्रेस ज्यादा नहीं होगा क्या प्रेशर से? नहीं 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 नहीं, पिलो मतलब हम लोग सॉफ्ट पिलोज यूज करने वाले हैं, है ना। फोम का जो पिलोज रहते हैं या सॉफ्ट पिलोज रहते हैं तो वो पिलोज यूज करते हैं। और पिलोज से सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ऊन पे कुछ प्रेशर नहीं दे रहे हैं हम लोग। जहाँ पे वुंड है वो वुंड को हम लोग बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां से ब्लीडिंग हो सकता है, वहां पे एक्सुडेट्स हो सकते हैं। तो हम लोग वहां पे सिर्फ पोजीशन दे रहे हैं जिससे कि उस एरिया को ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होना चाहिए। ये हमारी एक्चुअली लक है कि हमें मेरी मैम जैसे एक फैकल्टी मिली जो इस फील्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। और जहाँ तक उनकी बायो का बात है, मुझे लगता है 19 साल से, है ना मैम, 19 साल से एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और लास्ट 5 साल से पैलिएटिव केयर में वो काम कर रही हैं। तो आपको जो भी वुंड मैनेजमेंट के बारे में जो भी डाउट्स है, आप कृपया पूछ लीजिए। मैम मुझे फंगेटिंग वुंड के बारे में बहुत जानना है। आपको नेक्स्ट सेशन है शायद फंगेटिंग वन। हाँ, ओके। ये प्रेशर सोर के बारे में जो भी आपके सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं। स्टेला मैम, अगर आप अनम्यूट कर सकती हैं तो अ, आपको कुछ अगर ऐड ऑन करना होगा सेशन के बारे में, या फिर पता है आप बाहर हैं, कहीं फंसी हुई हैं काम के हिसाब से, तो आई थिंक समवन इज गोइंग टू प्रेजेंट अ केस आल्सो। नहीं मैम, आज हमें एक्चुअली केस प्रेजेंटेशन है नहीं। Oh, I was told that someone is going to present a case, so I लेकिन have to finish my session so soon. Otherwise, I would have talked too much. हाँ, वैसे आपको ने जो भी फैकल्टी को हम मेल भेजते हैं उसमें सेशन केस प्रेजेंटेशन के लिए हम 30 मिनट डाल के रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेशन में हमारे टॉपिक के अनुसार कोई केस नहीं था, इसलिए हम केस ला नहीं पाए। अगर आप और कुछ इनपुट्स देना चाहते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को तो वो भी हो सकता है। अगर किसी और को कुछ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है तो शायद हम। हाँ मैम, बोलिए। तो ऐसे ही मैं बता सकती हूँ क्या कि चारकोल ऑल्सो इज वेरी यूजफुल फॉर ड्रेसिंग। जो चारकोल रहता है तो चारकोल पाउडर जो है, तो चारकोल पाउडर करके एक सीव करके, तो फिर वो ऑटोक्लेव करने के बाद तो वो माल ऑर्डर के लिए भी बहुत यूजफुल है, बहुत फुल है।
तो फिर जब भी पेशेंट को वुंड पे ड्रेसिंग करना है तो आपने मेट्रोजल लिक्विड से क्लीन किया है, लिक्विड से क्लीन करने के बाद आपने जो ऑइंटमेंट लगाना है, ऑइंटमेंट लगाने के बाद आप जो वैसलीन गॉज से आप कवर करने वाले हैं, तो उस वैसलीन गॉज को आप मेट्रोजिल टैबलेट क्रश करके, और दूसरी बात वैसलीन, और तीसरी बात यह है कि चारकोल भी आप पूरा ऐसे मिक्स करके आप पे लगा सकते हैं, जिससे माल ऑर्डर एब्जॉर्ब करता है, और वो जो चारकोल है वो उनके ऊपर उतना ज्यादा बैठता नहीं। सिस्टर मेरी, मुझे लगता है ये एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए एक नई खबर होगी, नई इंफॉर्मेशन होगी चारकोल के यूज। अगर कोई उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो अभी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो चारकोल कैसे बनाते हैं, अगर और कोई पूछना चाहते हैं तो वो भी बता सकती हूँ मैं आगे जाके। सबसे विनती है, जिन जिन को हो सके थोड़ा वीडियो ऑन रखे, ताकि हमें भी ये एहसास हो कि सब इसी मीटिंग में है। अभी सेशन तो खत्म होने वाला है, तो जिन जिन को हो सकता है थोड़ा अपना वीडियो ऑन करके रखे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। मुझे लगता है शोभा मैम ये ने जो ऑन। हाँ ये मैम जो बोलिए। बिसोर ऑयल है, मैंने सुना है कि बिसोर ऑयल, ये जो बिसोर ऑयल है, ये बिसोर ऑयल भी बहुत यूजफुल है। ये अमेजोन पे मिलता है, लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ। ओनली आई हैव हर्ड दैट इट इज वेरी यूजफुल। मतलब पेशेंट का कंफर्ट के हिसाब से इट इज वेरी यूजफुल। थोड़ा आप वो नाम थोड़ा चैट में भी डाल देंगे तो पार्टिसिपेंट्स के लिए भी यूजफुल रहेगा, मुझे लगता है, क्योंकि ओके। मैं आपकी भी टाइम ज्यादा नहीं लूंगी सिस्टर मेरी, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी कितनी बिजी स्केड्यूल है। उसके वजह और आप हम हमारे लिए इतनी टाइम तो स्पेंड कर सकी और इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए दिया आपने। हम बहुत थैंकफुल है आपके। तो अगर किसी को और कुछ नहीं बोलना है तो सबकी परमिशन के साथ आज का ये सेशन हम वाइंड अप करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, एक बार टर्पेंटाइन ऑयल का ड्रेसिंग के बारे में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या, कैसे? यस, टर्पेंटाइन जो अभी पेशेंट को वुंड है, ओपन वुंड है, तो ओपन वुंड में मैगेस दिखाई दे रहे हैं आपको, मैगेस दिखाई दे रहे हैं, तो फिर एक बोल में हॉट वाटर ले लीजिए जो नीचे रखना है, और दूसरा है कि ड्रेसिंग ट्रे लेके वो ड्रेसिंग मटेरियल रेडी रखना है, और उसमें टर्पेंटाइन गॉज जो है, टर्पेंटाइन जो है गॉज पे डाल के उसका स्मेल सिर्फ दिखाना है, क्योंकि ये बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल है, और पेशेंट को बहुत तकलीफ हो सकती है। तो गॉज रखने के बाद इधर नजदीक रखे, जहाँ पे भी ऊंट बेड है उसके ऊपर रखना है, जिससे मैगट्स को ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो सफोकेशन होता है, तो सफोकेशन की वजह से वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो आप एक फोर्सेप्स से जल्दी से निकाल के वो हॉट वाटर में डाल देना है, डिस्कार्ड कर देना है, और बाद में पेशेंट्स को ड्रेसिंग करना है। मैम कभी कभी ऐसा मतलब हेलो। हॉल होता है ना, हेलो, कभी कभी ऐसा हाँ हॉल बोलिए होता बोलिए। है जिसमें कि हम लोग गॉज नहीं डाल सकते हैं, तो उस पर तो डायरेक्ट टर्पेंटाइन ऑयल यूज नहीं कर सकते ना हम उस वुंड पे? नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट टर्पेंटाइन नहीं डाल सकते। इट हैज अ, ये बर्निंग सेंसेशन होता है पेशेंट को, और ये बहुत इरिटेबल है।
इरिटेटिंग है वो। कभी कभी ऐसा आया ना मेरे मैम सामने कि मतलब हॉल बहुत छोटा सा है, उसमें गॉज डालना मतलब नॉट पॉसिबल, तो उसके लिए भी बहुत लंबा ड्रेसिंग करना पड़ा उसको, मतलब करना पड़ा पूरा। गॉज नहीं जाता है, मतलब होल छोटा है। अच्छा, तो गॉज अंदर थोड़ी ना डाल रहे हम लोग, बाहर से सिर्फ उसको स्मेल दिखाना है, जो भी मैगेट्स है उसको स्मेल दिखाना है, जिससे वो सफोकेट होते हैं और आते हैं, बाहर निकल आते हैं। थैंक यू मैम। तो सिस्टर मेरी, विथ योर परमिशन आज के लिए हम वाइंड अप करें। Yes, yes, ma'am, not a problem. Thank you so much. I think Desor oil has come, I think, on the screen. मैम हम लोग का जो असाइनमेंट दिया है ना, हेलो हेलो, यस हेलो मैम, Yes, Desor oil has come, I think. मैम Yeah. जो assignment दिया है सेशन 1 सेशन 2 दोनों देना है और एक देना है मैम। निवा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। और मैम हम लोग का जो ये दिया है ना, वो क्या असाइनमेंट दिया है, 2 दिया है ना, सेशन 1 और 2, तो दोनों देना है और एक देना है। अच्छा, असाइनमेंट के बारे में हम ग्रुप में बात करेंगे, ठीक है। वो सीनियर मैम आ जाएंगे तो उनसे बात कर लेना एक बार। आज वो अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आई थी, तो ग्रुप में थोड़ा अपना क्वेरी डाल देना, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है हर किसी को एक ना एक तो नई इंफॉर्मेशन मिली होगी वुंड मैनेजमेंट के बारे में आज के सेशन के द्वारा। तो मैं श्रीप्रिया, सिस्टर एलिस्टेला और सिस्टर मेरी के साथ आपसे अलविदा कहती हूँ आज के लिए। Take care everyone. Bye bye. To the faculty for giving me an opportunity. Thank you. Thank you. Bye bye.